रात का टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे। कोई ऑटो नहीं मिल रहा, कोई बस नहीं मिल रहा। मैं भाग रही हूँ। पीछे से गाड़ी आ रही है। तभी अचानक से मैंने देखा एक नया गर्ल्स वॉशरूम टॉयलेट, वहाँ मैं जाके छुप गई। और वो रात मैंने अपने आप के अस्तित्व में बहुत सारे सवाल उठा दिए कि मैं कमज़ोर क्यों, मैं क्यों एक विक्टिम बनती जा रही। तो मुझे दूर दूर तक फौज में जाने का कुछ नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फौज में भर्ती लूंगी या मैं फौज की मेजर साहिबा कहलाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं पता था मुझे। और सिर्फ एक दिन में सब कुछ। अगर आप मुझे जानते हैं या आपने मुझे कभी देखा है या आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं भारतीय सेना से मेजर के पद पे रिटायर हुई हूँ। लेकिन क्या मैं हमेशा से इतनी करेजियस, बोल्ड, जिंदा दिल और ज़िंदगी को अपने ढंग से जीने वाली थी? क्या मैं हमेशा से इतनी ज़्यादा फिटनेस एंथुसियास्टिक थी और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी? और इसका जवाब है नहीं। नहीं, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज इस जोश टॉक के मंच में, इसके माध्यम से मैं उन सब युवक और युवतियों से जुड़ना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं अपने डर को अपने आत्मविश्वास से ज़्यादा मानने लगते हैं। और मेरी कहानी शुरू होती है बरेली से, एक बहुत ही प्यारा शहर उत्तर प्रदेश का। बरेली में मेरी पूरी शिक्षा, मेरा क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक समाप्त हुई। और इस चीज़ में मैं अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगी अभी, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। और वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एजुकेशन की तरफ जाऊँ। मैं दोनों से भी बहुत प्यार करती हूँ और दोनों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे दोनों ही चीज़ों में अच्छा करना है। क्लास 5-6 की बात है। मैं बहुत मेहनत करती थी और काफ़ी मेहनती थी, कंसिस्टेंसी थी, एक अच्छा विद्यार्थी के नाम पे जानी जाती थी। लेकिन कभी भी मेरा वो जो ज्ञान था, वो पेपरों के मार्क्स में कभी आ नहीं पाया। मैं कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाई और जनरली ग्रेस मार्क्स में पास होती थी। एक दिन बहुत ज़्यादा गंदा रिजल्ट आया तो मुझे रोते-रोते अपनी माँ की याद आई। मैं अपनी मम्मी के पास चली गई और मैंने उनसे पूछा कि इतनी मेहनत के बावजूद भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ पाते? लेकिन आप देखिए कोई और बच्चे कम से कम मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो मेरी मम्मी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, "पहले तो तुम अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। दूसरा, हर इंसान का एक वक़्त आता है जब तुम्हारा आएगा, तब तुम्हारा आएगा। तीसरा, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और चौथा, जिस दिन अपॉर्च्युनिटी आए तुम तैयार रहनी चाहिए और तुम तभी तैयार हो सकती हो जब तुम हर दिन मेहनत करो।" पता नहीं, शायद ये बहुत आम लगता है सुनने में, लेकिन 6th क्लास के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और ये बात मेरे दिमाग में सीमेंट की माफ़िक छप सी गई। और जब मैं बात करूँ अपने फादर की, तो शायद ही मुझे एक भी दिन याद है कि उन्होंने मुझे स्टेडियम नहीं लेके गए या उन्होंने मुझे बोला नहीं कि बेटा रनिंग कर ले या बेटा स्विमिंग कर ले या इस कंपटीशन में पार्ट ले ले, उस कंपटीशन में पार्ट ले ले। और कहीं ना कहीं आप देखो तो बचपन से एक अफसर बनने की तैयारी मेरे जाने ना जाने में मेरे माँ बाप ने ही शुरू करवा दी। बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया परवरिश के साथ, बढ़िया नंबरों के साथ मैं अपनी 12वीं कक्षा को पास करके बरेली से बाहर निकली और मैं पहुंची ग्रेटर नोएडा, एक शहर जो कि डेवलप हो रहा था। 2008 की बात है, उत्तर प्रदेश का। यहाँ मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी और एक नया जीवन देखने को मिला मुझे, एक नई उमंग मेरे दिल में आई, क्योंकि अब हम ना वो जो एक कुकून एक माँ बाप हमारे चारों तरफ एक सिक्योरिटी का बनाते हैं, वो खत्म हो रहा था। अभी मैं बहुत ज़्यादा आज़ाद थी, इंडिपेंडेंट थी, अपने डिसीजन खुद ले पा रही थी और मुझे इस दुनिया से जूझते जागते अपना एक मुकाम हासिल करना था। बहुत अच्छा गया फर्स्ट ईयर मेरा, मैं टॉप किया कॉलेज अपना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, ये ड्रीम जैसा था मेरे लिए, अनटिल एंड अनलेस किसी की बुरी नज़र मुझ पे नहीं पड़ी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा अब्यूज़ के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। तो अब्यूज़ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ेज़ बताए जाते हैं टेलीविज़न में, चाहे वो रेप केसेस हों या बच्चों को आजकल बहुत बताया जाता है, गुड टच, बैड टच। आजकल पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हैं, वो बताते रहते हैं अपने बच्चों को, बेटा ऐसा हो तो बता देना, वैसा हो तो बता देना। लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल अब्यूज़? और ये बात 2025 में हो रही है।
अभी भी हमें पता नहीं। और मैं बात कर रही हूँ 2008 की, 2009 की, जब मैं खुद 16 साल की थी। मेंटल अब्यूज को बहुत सारे बड़े बड़े तराजुओं में तोला जा सकता है। उसमें कुछ कुछ पार्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो होता है बुलिंग, किसी को बुली करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को डराने की कोशिश करना, किसी को डरपोक बनाना, किसी को गुटबाजी में अलग कर देना, आपको ब्लैकमेल करना, आपको मारने की धमकी देना। ये सारी चीजें मेंटल अब्यूज का पार्ट बनती है। शुरुआत होती है मेरे फर्स्ट ईयर से। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, मेरा ध्यान इन चीजों में कभी गया ही नहीं। कुछ सेट ऑफ लड़के मेरी बस को फॉलो करते थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखिए जैसे हर एक आम लड़का और लड़की जब कॉलेज जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? पढ़ाई करना, एक अच्छी जॉब लेना, माँ बाप का नाम रोशन करना, और बाकी चीज़ों में जनरली हमारा ध्यान इतना जाता नहीं है। तो कौन हमें फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये हमें पता ही नहीं होता था। बट मेरे दोस्तों को पता चला, क्योंकि वो ज़्यादा शायद मुझसे ज़्यादा जागरूक थे उस टाइम। उन्होंने मुझे बताई ये बात, मैंने इग्नोर कर दी। जैसे कि हर कोई जनरली इग्नोर कर देता है, मैंने भी इग्नोर कर दी। अब वक्त बीतता गया और सेकंड ईयर पे पहुंच गए हम। और जैसे हम सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के पहुंचे, क्योंकि हमने कभी उनको मना नहीं किया, रोकने की कोशिश नहीं करी, तो अब वो लोग बस को छोड़ के हमें हमें फॉलो करते थे। तो अगर हम कभी मार्केट में जा रहे हैं कुछ सब्जी खरीदने, या हम कहीं जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो अब वो लोग बस को फॉलो नहीं कर रहे, वो हमें फॉलो कर रहे हैं। कभी बहुत तेजी से गाड़ी आगे आके रुक जाए, कभी कोई धीरे 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 चले, कभी तेज तेज हॉर्न बज रहा है, कभी शीशा उतार के गाली गलौचे हो रही हैं, और आधा टाइम तो समझ में ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है, बिकॉज हम कंफ्यूज थे, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और था। हम तो यहाँ पढ़ने आए थे, और हमें ये जीवन में ये क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हम माँ बाप के साये में होते हैं ना, जब एक अम्ब्रेला में होते हैं, तो हमें ये सब कुछ भी देखने को मिलता नहीं है। तो एज आई सेड कि हर कोई इग्नोर करेगा, मैंने भी इग्नोर कर दिया। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ से शुरू हुई, वो हुई बड़ी पैर में जाना। पहले हम अकेले घूमते थे, फिर हमने अकेला निकलना छोड़ दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलती थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें इस कहानी में, तो वो हल्का हल्का जो फियर था, वो जो डर था, वो मेरे अंदर डालना शुरू कर दिया गया था। थर्ड ईयर में आते आते लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना दूसरी पार्टी का, वो बढ़ता गया, क्योंकि उनको पता है कि शिकार तैयार हो रहा है। अब वो क्या करेंगे? अब वो आपको सामने आके अटैक करते हैं, आपसे आमने सामने बात करेंगे। अब उनकी हिम्मत बढ़ गई है, तो वो आपको आके आप प्रपोज करेंगे, आपको आके कुछ बोलेंगे कि अब आप मना करते हैं तो वो पागल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ वो पागल आशिक का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये सिर्फ ईगो की लड़ाई होती है कि किसी ने हमें मना कर दिया, हमें नापसंद कर दिया, तो अब वो हमारी नहीं तो किसी और की भी नहीं। बात शुरू तब होती है जब हम अपने थर्ड ईयर में किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर गए, मैं और मेरी दोस्त। मैंने ऐसे बोला कि मैं अकेले नहीं निकल रही हूँ बाहर अभी। मैं और मेरी दोस्त बाहर निकले, थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया था और रोड थोड़ी सी सुनसान थी। हम जल्दी जल्दी सोच रहे थे हमें कोई बस मिल जाए, कोई ऑटो मिल जाए। हम बस स्टैंड की तरफ खड़े हुए थे, तभी से एक गाड़ी, वही काले शीशे काली गाड़ी, बहुत पॉपुलर थी उस जमाने में, वो हमारे कभी लेफ्ट कभी राइट कभी आगे कभी पीछे बहुत बार उसने चक्कर लगा दिया। और जो मेरी फ्रेंड थी उसने ये चीज़ नोटिस कर ली। अगेन मैं तो देखती ही नहीं थी सामने, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन जो मेरे साथ में थे वो चीज़ें नोटिस करते थे बहुत। और उन्होंने मुझे बोला, खुशबू थोड़ा सा तू आगे चल, मैं पीछे पीछे से आती हूँ, मैं देखती हूँ कौन है क्या है। तो जैसे उनका शीशा डाउन हुआ, हमें रियलाइज हुआ कि ये वो पूरे वही लोग हैं, और इस बार कोई अकेले नहीं आया, झुंड में आए। क्योंकि जनरली जो लोग ऐसा काम करते हैं वो ग्रुप में चलते हैं, वो अकेले नहीं चलेंगे कभी शिकार करने। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मुझे मेरी दोस्त ने बोला तू भाग जा फटाफट, मैं उधर से आ जाऊंगी, तू उधर से आ जा, हम लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो रात का टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे। कोई ऑटो नहीं मिल रहा, कोई बस नहीं मिल रहा। मैं भाग रही हूँ भाग रही हूँ भाग रही हूँ, पीछे से गाड़ी आ रही है। तभी अचानक से मैंने देखा एक नया गर्ल्स वॉशरूम टॉयलेट वहां पर गवर्नमेंट ने तैयार किया, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड था, जिसको बोलते शौचालय। वहां मैं जाके छुप गई। मुझे याद है कि शायद रात के 12-1 बज गए थे और मैं वहीं थी। और कैसे ऐसे करके फिर मेरी दोस्त वहां आई, क्योंकि उसने देखा होगा शायद मैं वहां घुसी, तो वो वापस आई, उसने मुझे लिया, हम लोग हॉस्टल वापस गए। और वो रात एक ऐसा दिन था जब मैंने अपने आप के अस्तित्व पे बहुत सारे सवाल उठा दिए कि मैं कमजोर क्यों, मैं ताकतवर क्यों नहीं हो सकती, मुझे ही क्यों डर लग रहा है, मैं क्यों भाग रही हूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, तो मैं क्यों एक विक्टिम बनती जा रही हूँ। मैंने अपने आप को विक्टिमाइज मान लिया कि मैं विक्टिम हूँ। बट पता नहीं क्यों एक अजीब सी शक्ति थी
अंदर शरीर के, शायद प्रभु थे, क्या था, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं एक मेडिटेटर रही हूँ बचपन से, बहुत ध्यान में रही हूँ। तो मुझे तो लगता था कि बस भगवान को याद करना ही मेडिटेशन होता था। अब की जनता जानती है, सोचती है कि स्ट्रेस हटाना है एक मेडिटेशन होता है। बट ये जो ध्यान है ना, ये कुछ करता है शरीर में। ये कुछ ऐसी पावर दे देता है आपको कि भले ही जीवन की सारी मुश्किलें ऐसी लग रही हों कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो अंदर से एक अलग ही आग निकलती है। रात में जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक की बुक खोल दी और मैं पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि 1 हफ्ते में मेरे एग्ज़ाम्स थे 3rd ईयर के। मैं आज भी जब ये बात सोचती हूँ तो मुझे बहुत अचंभित होता है कि 17-18 साल का बच्चा है, इतना हाथ-पैर ठंडे पड़े हैं, काँप रहा है, मरने वाली सिचुएशन है, क्योंकि जब वो लोग मेरे पीछे भाग रहे थे और मैं आगे भाग रही थी तो उनमें से किसी एक के हाथ में पिस्टल थी। तो मुझे इतना पता था कि ये शायद मेरा आज आखिरी दिन भी हो सकता है इस दुनिया का। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे आके रोना चाहिए था, मुझे आके बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को कोसना चाहिए था, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक की बुक क्यों खोल दी और मैंने पढ़ना क्यों शुरू कर दिया, मुझे खुद भी नहीं पता ये बात। आज जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है शायद वो ध्यान की शक्ति थी, जिसने मेरे अंदर हमेशा जला के रखा। माँ काली का आशीर्वाद था जो हमेशा मेरे दिल में जलता रहा। लेकिन इतना ज़्यादा जो मैंने अपने अस्तित्व पे सवाल उठाए थे ना, उनका जवाब नहीं मिलता था मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा पूछती रहती थी कि मुझे बताइए, मुझे बताइए। अब तो ऐसा हो गया था कि मैं नज़रें भी नहीं मिला पाती थी किसी आदमी से, मैं इतना ज़्यादा डर में थी। कैसे-जैसे मैंने अपना 4th ईयर निकाला, कैसे-जैसे मैंने अपनी वो प्लेसमेंट निकाली जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही थी, अब वो चीज़ मुझे खुशी ही नहीं दे रही थी। मेरे लिए उसका कोई अर्थ नहीं था हमारे जीवन में, और ये बात मैं किससे शेयर करूँ? कोई था भी नहीं ऐसा जिसके साथ मैं ये बातें शेयर कर सकती थी। 4th ईयर में अचानक से एक इंसिडेंट हुआ। एक यंग कैप्टन साहब हमारे कॉलेज में आते हैं, स्पीच देने के लिए कि हम इंडियन आर्मी को प्रमोट करेंगे। तो मुझे दूर-दूर तक फ़ौज में जाने का कुछ नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़ौज में भर्ती लूँगी या मैं फ़ौज की मेजर साहिबा कहलाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं पता था मुझे। मेरा ख़ानदानी बैकग्राउंड बिल्कुल भी डिफेंस फ़ोर्सेस से रिलेटेड नहीं है। जब वो वहाँ बैठे और बोलने लगे, तो उन्होंने काफ़ी स्लाइड्स दिखाई, वॉर से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। वहाँ एक लड़की की फ़ोटो दिख गई मुझे। सारे लड़के ही थे, लेकिन एक फ़ोटो मुझे लड़की की दिख गई वहाँ। और जैसे मैंने उनको देखा, उन्होंने जड़गन-मन चालू किया, कुछ मेरे अंदर फिर से घटित हो गया। ऐसा लगा कि ये इंटरनल कॉलिंग है। वो एक शक्ति, वो एक कॉन्फिडेंस जो मेंटल अब्यूज़ के बाद जनरली टूट जाता है। हमें लगता है कि क्या होता है, बट मेंटल अब्यूज़ के बाद आपकी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है। आपकी आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और स्पेशली आपकी आत्मा को बहुत छन्नी कर दिया जाता है। और जब जिस इंसान के पास आत्मविश्वास ही नहीं है, वो कैसे ही जिएगा ये सोचिए। बहुत गलत थॉट्स आते हैं दिमाग में, बहुत डिप्रेसिव फ़ील होता है लाइफ़ में। लेकिन जैसे ही मैंने वो पिक्टोरियल इफ़ेक्ट देखा, मुझे लगा ओह माय गॉड! ये क्या हो रहा है? एक अलग-सा मेरे अंदर कुछ कुछ तो जागा। मुझे लगा कि यार यही वो चीज़ है जो वापस जो मैं मेरे आत्मविश्वास में जो छेद पड़ गए, सिल दिया जाएगा इसको। मैंने कुछ थोड़ा बहुत पूछा कि कैसे जाना है, क्या जाना है। उसके बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। मैं बिल्कुल ही साइलेंट मोड में चली गई। मुझे पता था कि मुझे बस यहीं जाना है, बस यहीं जाना है, बस यहीं जाना है। मेरा 4th ईयर खत्म हुआ, मैं घर गई और मैं घर में बैठ के कुंडी लगा के 5 महीने मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं करी और सिर्फ़ पढ़ाई में लगा दिए। मेरे माँ-बाप मुझे पूछते थे, उन्होंने तो लड्डू बँटवा दिए थे कि बेटी की इतनी अच्छी जॉब लग गई है एमएनसी कंपनी में और नाम रोशन कर दिया। उनको क्या पता था कि बच्चा तो जाएगा ही नहीं। सबसे बड़ी गलतियाँ हम पता है क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं ना, हम अपने माँ-बाप से छुपा देते हैं चीज़ें। हम ये सोचते हैं कि हम अगर अपने माँ-बाप को बताएँगे तो वो हमें समझेंगे नहीं, हमें घर में रखवा देंगे। और जनरली लड़कियाँ तो ये सोचती हैं कि वो सोचेंगे कि मैंने कुछ गलती करी या मेरी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मुझे भी ये सेम डर था जो आपको है, सेम, कोई अलग चीज़ें नहीं थी, हम सब एक जैसे ही हैं। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि नाउ इट इज़ द टाइम टू टेल माय फादर व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव। जो आफ्टर मैथ इफ़ेक्ट थे उसके, कॉलेज खत्म होने के बाद भी जो मैं झेल रही थी, जो सपने मुझे आते थे, जो टॉर्चर करते थे मुझे रात भर, वो चीज़ मैं झेल नहीं पा रही थी। और मैंने कहीं न कहीं अपने फादर को कन्फेस कर दिया ऐसा-ऐसा कुछ हुआ है आफ्टर माय इंजीनियरिंग। और सिर्फ़ 1 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। काश मैंने ये चीज़ें पहले बता दी होती, काश। तो जो आफ्टर मैथ मैंने झेला है इतना सारा, शायद कभी झेलना नहीं होता। बट नेवरदलेस, सी देयर इज़ समथिंग कॉल्ड विक्टिम मेंटालिटी। जब मैंने पढ़ाई शुरू करी, मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लग गया कि ये जो हुआ ना, और जिससे मुझे जो हर दिन पढ़ने की जो शक्ति मिलती है और जो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाती हूँ किसी से भी ज़्यादा, ये सिर्फ़ उसी वज़ह से डाल पा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ।
अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं कभी नहीं सोचती कि मैं फ़ौज में जा भी सकती हूँ। मैं अपने आप को वापस खड़ा कर सकती हूँ, अपने आत्मविश्वास को वापस उठा सकती हूँ। मैं ऐसा शायद कभी नहीं सोचती। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हाँ, अगर हमने टाइमली चीज़ें कर ली होती तो जो उसके बाद के इफ़ेक्ट झेलने को मिलते हैं वो शायद कभी नहीं होता। तो मेरी तैयारी बहुत अच्छे से गुज़री और मैं पहुँच गई 24 एसएसबी बैंगलोर अपना एसएसबी देने। मेरे अंदर कोई डर नहीं था उस दिन कि मैं निकलूँगी, नहीं निकलूँगी, मुझे जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, वर्दी पहन पाऊँगी, नहीं पहन पाऊँगी। मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे वापस अपना आत्मविश्वास उठाना है और उसके लिए अगर मुझे 10 बार जाना पड़े 10 बार जाऊँगी, 20 बार, 20 बार, 30 बार, 30 बार, शायद इसी को इंटरनल कॉलिंग कहते हैं। जब वो अंदर का डर खत्म हो जाता है, वो सिक्योरिटी वाला डर खत्म हो जाता है कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। उसलिए नहीं गई मैं। और भगवान की कृपा ऐसी थी, कहते हैं ना जब हर चीज़ साथ में चलती है। जैसे मेरी माँ ने स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा आपका दिन जब आएगा, आप हमेशा तैयार रहना और जब अपॉर्च्युनिटी आएगी तो वो आपका हार्ड वर्क काम आएगा। वो तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो जादू, मिरेकल होता है। मैं पहली बार गई एसएसबी में और मैंने पहली बार में ही अपना सिलेक्शन उठा दिया और ऑल ओवर इंडिया मेरिट में मेरा नंबर आ गया। अब मैं पहुंची ओटीए चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, ऑफिसर बनने के लिए। तो अभी तक तो मैं एक लेडी कैडेट थी और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची सबसे पहले मेरे बाल काट दिए गए। मुझे बिल्कुल ही 1 इंच बाल पे रखा गया, बिल्कुल ही लड़का बना दिया गया। वाइब भी महसूस नहीं हो रही थी कि मैं एक लड़की भी हूँ और हर जगह एक इक्वालिटी महसूस करी मैंने, जो मैंने शायद पहले नहीं करी थी। कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का है या लड़की है, एक टाइप का रगड़ा है, सबके लिए इक्वल है, सबके लिए समान है। वहाँ पर मैंने लड़कों के साथ कॉम्पिटिशन किया, उनके साथ भागती थी, उनके साथ कूदती थी, खेलती थी, बहुत बार आगे निकली, बहुत बार पीछे निकली। तो कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वापस डेवलप होने लगा। धीरे-धीरे जो छेद हो गए थे, वो वापस भरने लगे। और ऐसे मैंने पता नहीं क्या-क्या नहीं, अगर मैं आपको अपने किस्से बताने बैठूँ तो शायद रात हो जाए। इतना कुछ वहाँ से मैंने लिया है और सीखा है। फिर मैं आ गई अपनी सर्विस में, जो कि ट्रेनिंग के बाद मैं लेफ्टिनेंट बनी और फिर अपनी सर्विस में आ गई। वहाँ मेरे जवान, मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, इतना ज़्यादा प्यार और सम्मान और इज़्ज़त और इतनी ज़्यादा कहते हैं ना वो बूस्ट मिला है मुझे लाइफ में कि मेरे को बिल्कुल ही तराश दिया गया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया कि मैं ऐसे इंडिपेंडेंट, मुझे मतलब आप यकीन मानिए मुझे याद भी नहीं आता है। अगर मैं कभी सोचने की कोशिश भी करती हूँ तो मुझे इंसिडेंट याद भी नहीं आता है। कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज करा दिया गया कि हम कभी भी विक्टिम नहीं होते हैं। हम हमेशा वो सैनिक हैं उस रणभूमि में जो हमेशा ही तैयार होता है अपनी जिंदगी की चुनौतियों को लड़ने के लिए। हम हमेशा ही वही हैं, हम कभी भी विक्टिम नहीं हो सकते। फिर मैं बात करती हूँ अपने इस कार्यचरण के आखिरी साल की, जब मैं मणिपुर में थी और बहुत सारे राइट्स वहाँ हुए। ये 2023 की बात मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पर हमने बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस करे, मैं उनका काफ़ी पार्ट रही। मैं अलग अलग गाँव में जाती थी, लोगों से बात करती थी, उनको समझाने की कोशिश करती थी कि हम पीस करते हैं, हथियार छोड़ते हैं, लड़ाई छोड़ते हैं। लेकिन उनसे बात करने के बाद, बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद, काफ़ी बच्चे जो अनाथ हो गए थे उनसे डेली बेसिस में बात करने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा बदलाव फिर से आ गया। वो सेम वैसी एनर्जी फील करी मैंने जो मैंने शायद 11 साल पहले फील करी होगी। मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरी पाबंदियां हैं, शायद मे बी फौज ने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन एक सीमा तक मैं बंधी हुई हूँ। उसके बाहर जाके मैं किसी की मदद नहीं कर सकती अभी। उसके बाहर जाके मैं उनको कुछ काउंसिल नहीं कर सकती। उसके बाहर जाके मैं उनको मेंटल सपोर्ट नहीं दे सकती। तो मैंने ये डिसाइड किया आफ्टर 1.5 साल वहाँ रहने के बाद कि अब शायद टाइम आ गया है जो मैंने सीखा है वो वापस सोसाइटी को देने का। और मैंने डिसाइड किया कि मेरा 10 साल का पूरा काम कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ से रिटायरमेंट लेके बाहर निकलती हूँ। नाउ अगेन ये डिसीजन भी बहुत मुश्किल था। इनिशियली मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी अग्री नहीं कर रहे थे जब मैं फौज में जा रही थी, और जब मैं फौज से बाहर निकल रही हूँ तब भी वो अग्री नहीं कर रहे थे। तो फौज में आना भी मुश्किल और फौज से जाना तो और भी मुश्किल। लेकिन कहते हैं ना कि आपको ऑलरेडी पंख दे दिए गए, अब आपके अंदर आत्मविश्वास जाग चुका है, तो आप अब डरेंगे नहीं कि आगे मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, आगे मैं क्या करूंगी, आगे मेरा करियर क्या होगा। तो एट द एज ऑफ 34 I decided to switch my career and move to some another career which is beyond, very different, very opposite of what was I doing. It's something called counseling and fitness. ये दो चीजें मैंने पकड़ ली क्योंकि मुझे पता है कि फिटनेस हमारे दिमाग को कैसे खोलती है और जब दिमाग हमारा शांत होता है तो कैसे हम जिंदगी की आम मर्रा परेशानियों को आराम से निकाल सकते हैं।
तो मैं एक काउंसलर बनी। मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, सर्टिफिकेशंस लिए, हर चीज़ से सर्टिफिकेशंस उठाए और फिर मैं एक काउंसलर बन गई। तो अब मैंने एक नया करियर चुना काउंसलिंग का। कहीं न कहीं अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरनल कॉलिंग का पार्ट था, मेरे पैशन का पार्ट था और इसमें थकान महसूस नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, रात में नींद बहुत अच्छी आती है, अलग-अलग लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उनको काउंसल करने का मौका मिलता है, उनको मेंटल सपोर्ट देने का मौका मिलता है, जो शायद मुझे नहीं मिला, मैं लोगों को देना चाहती हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। मैं हर तरह से उनसे जुड़ने की हर एक कोशिश कर रही हूँ, जो मेरा सपना था, अब मैं वो पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों से जुड़ूँ, सोसाइटी की तरफ आऊँ, सोशल कॉज़ में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो जाते-जाते बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हम विक्टिम नहीं और हमेशा ही कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है कितनी भी बड़ी परेशानियों से निकलने का। माँ-बाप पे विश्वास रखें, अगर छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं तो वो पक्का आपको उन चीज़ों से निकाल सकते हैं। अपनी इंटरनल कॉलिंग पे विश्वास रखें कि जब भी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, अंदर से एक ज़रूर आवाज़ आती है आपके लिए कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और चीज़ें अगर हाथ से बिगड़ रही हैं, चीज़ें अगर ऐसी हैं जो गलत हो रही है, तो उनको रूट से, स्टार्टिंग से ही ख़त्म करो ताकि वो नासूर ना बने। ये बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। मैं एक वो खुशबू हूँ जो मैंने आपको बताया और एक खुशबू ये हूँ जो आपके सामने आज यहाँ खड़ी है। मुझे यकीन है कि जो हुआ वो जीवन में कभी नहीं होगा। इसी के साथ मैं जोश टॉक के इस मंच का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके इस मंच के थ्रू मैं इतने सारे युवा युवतियों से मिल पाई और कहीं न कहीं ये जो मेंटल अब्यूज़ का जो एक संदेश था, मैंने आपके मंच के द्वारा उन तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली। थैंक यू। मैंने आपको बताया कि मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ और अगली टॉक में मैं आपको बताऊँगी कि फ़िटनेस ज़रूरी है और कैसे की जाए ये बताऊँगी और कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं।